हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है सोशल का इंग्लिश मीडियम का लेसन। और ये क्लास 8 का लेसन है और इसका नेम है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ये बेटा 6 का लेसन है नागरिक शास्त्र का। और इसमें हमने जो पढ़ना है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, इससे पहले हम बेटा ये जान लें कि आपको पता ही है जैसे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, इंडियन लोगों को बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा था, फिर कहीं जाके ये स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन ये स्वतंत्रता जो है वो इनकम्प्लीट थी, क्योंकि उस टाइम फिर जो हमारे देश का प्रशासन चलाया जा रहा था उन्हीं रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलाया जा रहा था, जो रूल्स और रेगुलेशंस ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए थे इंडियंस को दबाने के लिए। तो इसलिए फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं था, तो इसलिए ज़रूरत पड़ी कि कोई ऐसा नया संविधान फ्रेम किया जाए, नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाए जिसके अकॉर्डिंग कि हमारा देश आगे बढ़ सके, जो स्वतंत्रता प्राप्त किया इतनी मुश्किल से वो सक्सेसफुल हो सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? अब ये बताती हूँ मैं आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देश का सुप्रीम लॉ है, सर्वोत्तम कानून है। और कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक सरकारी दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है जिसके अकॉर्डिंग कोई देश शासन करता है। अब देश की सेंटर की गवर्नमेंट और एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही शासन करती है। कहने का मतलब कि पूरे देश की जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही शासन चलाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया? अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, इससे पहले जब आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो उन्होंने संविधान को बनाने के लिए एक मैन्युस्क्रिप्ट कमेटी बनाई। इस कमेटी में 7 मेंबर्स थे और इसकी लीडरशिप दी गई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर को इसका नेता, इसका लीडर बनाया गया, ताकि और उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को संपूर्ण रूप से शेप देनी है, मसौदा तैयार करना है। तो इस कमेटी ने, ये जो मसौदा कमेटी फिर इसको कहा जाने लगा, और इस कमेटी ने बहुत सारे जो अन्य देशों के संविधान थे उनको स्टडी किया और उनमें से जो भी चीज़ें उनको अच्छी लगी उन्होंने अपने देश के संविधान के लिए उनको सिलेक्ट कर लिया। और भीमराव अंबेडकर को हमारे जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पितामह कहा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। तो बच्चे, इंडिया ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, इम्प्लीमेंटेशन हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पहले बनने के बावजूद भी फिर भी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है 1950 को हुई थी, 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों? वाई दिस डे वाज चूजन? क्यों ये वाला दिन क्यों चुना गया संविधान को लागू करने के लिए? जी, इसका एक हिस्टोरिकल रीज़न था। 26 जनवरी की जो इम्पोर्टेंस थी वो ऐतिहासिक महत्व की थी, ऐतिहासिक महत्व का दिन था 26 जनवरी। इसका रीज़न ये था कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में रावी नदी के किनारे 31 जनवरी 1929 को एक कसम खाई थी कि वो पूर्ण स्वराज्य लेकर रहेंगी। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि 26 जनवरी 1930 तक वो जो है वो स्वतंत्रता दिवस मना लेंगे। तो उसी दिन की इम्पोर्टेंस को याद रखने के लिए, और उस दिन से बेशक आज़ादी नहीं मिली, लेकिन उस दिन के बाद फिर 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाने लगा। तो इस डे की
फीलिंग लेते हुए कि हाँ भी इस देश के महत्व को फील करते हुए, इस दिन के महत्व को फील करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी को। अब जो लास्ट मीटिंग हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी की, वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह 26 जनवरी 1950 को इंडिया जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो पाया, क्योंकि उस समय उसका अपनी प्रभुसत्ता थी, उसका अपना लोकतांत्रिक गणतंत्र था। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? ये रूल ऑफ लॉ, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो लॉ जो है वो किसी भी देश को, किसी भी समाज को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो वर्ड लॉ जो है वो डराइव किया गया है टिटोनिक वर्ड लैग से, जिसका मीनिंग है डेफिनेट या निश्चित। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लॉ मीन्स ए डेफिनेट रूल, कि कानून का मतलब होता है एक निश्चित नियम। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एंड्योर करता है रूल ऑफ लॉ को, कानून का शासन लागू करता है, और वो ये घोषणा करता है कि नोबडी इज अबव लॉ, कि लॉ के ऊपर, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। वट एवर यू सो हाई, द लॉ इज अबव यू। चाहे आप जितना मर्जी ऊंचा उठ जाओ, जितना मर्जी ऊपरी दर्जा प्राप्त कर लो, ओहदा प्राप्त कर लो, लेकिन लॉ से ऊपर नहीं जा सकते। लॉ आप सबसे ऊपर है। तो लॉ जो है एक सिविक लाइफ को, एक नागरिक जीवन को जीने के लिए लॉ जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, कानून या रूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ माना गया है, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वो अपना पद ग्रहण करने से पहले संविधान की शपथ लेते हैं, कि वो संविधान की शपथ खाते हैं कि वो संविधान के अकॉर्डिंग ही अपना काम करेंगे। और जितने भी सरकारी या गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही अपना कार्य करती है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करती तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसको डिसमिस कर दिया जाता है। जुडिशरी का मतलब है न्यायपालिका, और जुडिशरी और कोर्ट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंडर जुडिशरी और कोर्ट्स बनाई गई हैं, न्याय देने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। और इस सिस्टम को चालू रखने के लिए सबसे ऊपर न्यायपालिका, जो कि सेंटर में है, और उससे नीचे जो है वो थोड़ी सी छोटी कोर्ट्स भी बनाई गई हैं। अब जो जुडिशरी है इंडिया की, जो न्यायपालिका है, उनको इंडिपेंडेंट रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है संविधान के अकॉर्डिंग, और इसके लिए कुछ मतलब रूल्स बनाए गए हैं न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए। कुछ जो अपॉइंटमेंट है जजेस की, और उनकी सैलरीज हैं, या फिर उनका जो टेन्योर है सर्विस के लिए, जो उनका कार्यकाल है, वो भी संविधान के मुताबिक ही फिक्स कर दिया गया है। और उसको थोड़ा सा जो दूसरे सरकारी ऑफिसेज हैं उससे थोड़ा सा विभिन्न रखा गया है। और जुडिशरी जो है उसको बहुत सारी पावर्स दी गई है कि वो संविधान की रक्षा कर सके। इन केस ऑफ एनी लॉ और ऑर्डर, अगर कोई लॉ या ऑर्डर जो चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया है, वो संविधान के किसी सेक्शन की पालना नहीं करता है, उसके मुताबिक नहीं है, तो जुडिशरी उस कानून को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकती है और उसे रद्द कर सकती है। और नागरिकों को भी ये कुछ अधिकार दिए गए हैं ताकि वो संविधान के अकॉर्डिंग चल सकें, संविधान उनकी रक्षा करे
और वो संविधान की रक्षा करे, संविधान का पालन करे। तो सिटीजन्स को पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक बनाने के लिए, हमारे देश को पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक बनाने के लिए सिटीजन को कुछ राइट्स दिए गए हैं। और वो राइट्स क्या हैं कि सबसे पहले तो वो राइट है कि वो गवर्नमेंट की आलोचना कर सकते हैं, कि गवर्नमेंट अगर उनकी भलाई के लिए कार्य नहीं करती है तो वो फिर गवर्नमेंट की आलोचना कर सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। और वेयर एवर ए गवर्नमेंट फ्रेम लॉ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन्स, कि यहाँ तक कि अगर गवर्नमेंट भी सिटीजन्स के मतलब अगेंस्ट अगर कोई लॉ पास कर देती है तो सिटीजन उसकी विरोध कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट न्यायालय जा सकते हैं। तो कहते कि यहाँ जो है इम्पोर्टेंट फीचर दी गई है संविधान की, वो है डिसेंट। और गवर्नमेंट को जो है डिसेंट बनाया गया है। इस मतलब इसका कहने का मतलब है कि वो गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटर नहीं बन सकती, तानाशाह नहीं बन सकती। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा कार्य करती है तो नागरिक उसका विरोध करते हैं, वो न्यायालय में न्याय लेने के लिए जा सकते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद भारत में बहुत सारी मूवमेंट की गई, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, बहुत सारी मूवमेंट की गई। इनमें से एक जो मुख्य भूमिका थी, मुख्य मूवमेंट थी, वो थी बाइकॉट द लिकर, मतलब नशाबंदी करना, शराबबंदी करना। तो एक सर्वेक्षण के अनुसार ऐसा पाया गया कि हमारी कंट्री में हर चौथा व्यक्ति जो वह नशा करता है या शराब का सेवन करता है, मद्यपान करता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो रुपीज़ है, बहुत बड़ी धनराशि है, वो डेली शराब के लिए या मद्यपान के लिए नष्ट कर दी जाती है। और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने नशाबंदी कर दी है, शराबबंदी कर दी है। यहाँ तक कि गुजरात और हरियाणा और केरल, इनमें तो शराब पर पूर्ण रूप से ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन ये जो लॉ है, जो लॉ द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, इनका अभी तक पूरी तरह से पालन नहीं होता। हमारे देश और हमारे समाज को इस जो शराब रूपी या नशा रूपी जो बुराई है उसकी निंदा करनी चाहिए। और उसके उपलक्ष्य में अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं, अभी और कदम आगे बढ़ाने बाकी हैं। गवर्नमेंट और सोसाइटी को एफर्ट करने चाहिए इकट्ठे होके, ताकि इस जो ड्रग रूपी जो है बीमारी है उससे ओवरकम हो सके, उससे बाहर निकल सके। नहीं तो हमारा इंडियन समाज है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। शराबबंदी के साथ साथ बेटा हमारे समाज में हम जो डॉरी सिस्टम है वो बहुत फैला हुआ था। तो इसको ख़त्म करने के लिए डॉरी प्रोटेक्शन एक्ट संविधान में पास किया गया, संविधान में एक इसकी स्थापना की गई। और ये जो दहेज रूपी बीमारी है, ये बुराई है, ये समाज में पूरी तरह फैली हुई है, और स्पेशली गरीब लोगों के बीच में। और इसी कारण से ही विमेन के साथ इल ट्रीटमेंट या दुर्व्यवहार किया जाता है। इसी कारण जो हमारी समाज में कन्या भ्रूण हत्या वो काफ़ी बढ़ गई है। और मेल और फीमेल रेशो में डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसको मना करने के लिए, डॉरी को ख़त्म करने के लिए इस डॉरी लेने पे सख्त जो है वो मनाही कर दी गई है कानून के द्वारा, एक्ट पास करके। और ये एक्ट पास किया गया था 1961 को। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग डॉरी लेना, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानून अपराध माने गए हैं। और इस जो दहेज रूपी गाली है जो हमारे समाज के ऊपर, इसको ख़त्म करने के लिए हमें ये जो एक्ट है, रूल बनाए गए हैं डॉरी के अगेंस्ट, इनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। और हम सब के भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके लिए कोऑपरेट करें। तो इसलिए गवर्नमेंट ने फिर स्ट्रिक्ट लॉ जो है वो पास किए हैं डॉरी को ख़त्म करने के लिए। तो बच्चे आपने देखा कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
हमारे जो नागरिक अधिकार हैं उनका भी रखवाला है। और अब कोई भी कानून अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाता है, तो उसके लिए फिर जुडिशरी है। जुडिशरी हमारे भारतीय नागरिकों को न्याय देती है। तो ये सारे के सारे रूल्स गवर्नमेंट को किस तरह हम समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, ये सारे के सारे रूल भी कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से नोट डाउन किए गए हैं। और आपने ये लेसन सुना, और साथ साथ बेटा इस लेसन की रीडिंग भी करना एक बार बुक में से। अगर कोई डाउट है उस डाउट को आपने मेंशन कर देना है, और कमेंट बॉक्स में से उसको आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। तो बेटा जैसे ही आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने इसको लाइक करना है और देन सब्सक्राइब भी कर देना है।